तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल से। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स का वन शॉट रिवीजन चारों चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, अब बारी है सिविक्स की। सिविक्स में हमारे 5 चैप्टर्स हैं, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज। पांचों चैप्टर की 5 वन शॉट रिविजन्स आएंगे और जैसे हमने इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया था उसी तरीके से हम सिविक्स को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज पावर शेयरिंग। बड़ा आसान सा चैप्टर और आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो चैप्टर है ये बोर्ड्स के अंदर 3 नंबर से लेकर 4 नंबर तक की कवरिंग कर सकता है। पहले तो इसका मतलब क्या है, पावर शेयरिंग। पावर का मतलब होता है किसी के पास ताकत, जैसे प्रेसिडेंट के पास ताकत है, प्राइम मिनिस्टर के पास ताकत है। शेयरिंग का मतलब होता है बांटना। अब सर शेयरिंग करनी ही क्यों है पावर की? इससे तो एक पर्टिकुलर इंसान की पावर उल्टा कम हो जाएगी। देखो शेयरिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर अज्यूम करें कि मोदी जी सारे काम खुद करने लग गए, उन्होंने बोला यार मैं फॉरेन अफेयर्स भी मैं ही मेंटेन कर रहा हूँ, डिफेंस मिनिस्ट्री भी मैं ही कर रहा हूँ और फाइनेंस भी मेरे हाथ में ही है, सारा अगर चीजें सिर्फ मोदी जी करने लग गए तो मोदी जी की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। यानी मोदी जी अगर एक काम पे सबसे ज्यादा वर्क करें तो उनका आउटपुट सबसे ज्यादा वहां आएगा, बट अगर वो बहुत सारे काम के अंदर अपना हाथ डालेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए मोदी जी क्या करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री किसी और को दे दी, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी और को दे दी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री किसी और को दे दी, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि जो फाइनल चीज है वो सब वर्सेटाइल हो पाए। तो पावर शेयरिंग करना बड़ा सिंपल है और जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे आपका जो इफेक्टिव काम होता है वो सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस आती है। और प्लस पावर शेयरिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप पावर शेयरिंग करते हो तो आप ऑटोक्रेटिक से बन जाते हो डेमोक्रेटिक। सर ये क्या होता है ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक? ऑटोक्रेटिक यानी जहां एक इंसान का रूल चलता है, डेमोक्रेटिक यानी जहां लोग से पूछकर निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। तो आप जब पावर शेयरिंग करते हो तो आपको ये फील आता है कि यार मैं अकेला नहीं हूं जो पावर में हूं, मेरे साथ और भी मेरे जूनियर्स हैं जो पावर रख रहे हैं। तो यहाँ पर ऑटोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक बन जाते हैं। तो अगर हम देखें कि पावर शेयरिंग क्या क्या काम आती है, किस तरीके से काम आती है, देखो इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल द कंट्रीज फॉलो डेमोक्रेसी। ये तो आपको ही पता है, हमारे पूरे विश्व भर में ज्यादातर देश डेमोक्रेसी है। द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द पावर शेयरिंग बाय द पीपल एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग लोगों में पावर को डिवाइड करना ही मेन रीजन होता है। पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब आप पावर को डिवाइड करते हो तो झगड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लोगों को पता रहता है कि ये पर्टिकुलर काम हमें करना है, ये पर्टिकुलर काम उन्हें करना है। इट इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब जैसे अगर आप देखोगे नॉर्थ कोरिया जैसा, तो नॉर्थ कोरिया के अंदर एक ही सरकार चलती है, किम जोंग उन की। अब वो ऐसी सरकार है जो पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक है, जो ये विश्वास नहीं करती कि पावर को बांटना चाहिए। बट वहीं इंडिया जैसा देश, अमेरिका जैसा देश, या अलग अलग रशिया जैसा देश, ये लोग पावर को डिवाइड करते हैं। यहाँ पावर एक के हाथ में नहीं रहती है, यहाँ पावर डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स के हाथों में रहती है। अब इस चैप्टर में पावर शेयरिंग को और समझने के लिए 2 केस स्टडीज दी गई है। एक है हमारे यूरोप के बेल्जियम देश की और एक है एशिया के हमारे छोटे से देश श्रीलंका। बड़े आसान से दोनों देश हैं और दोनों देश को हमें इत्मीनान से समझना है। पहले है पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। पहली चीज तो बेल्जियम यूरोप का एक देश है, तो एमसीक्यू में अगर पूछे तो बेल्जियम एक यूरोप का देश है। फिर इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये अपनी बॉर्डर नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और एक और भी बोल सकते हो लुक्समबर्ग, इस सब के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, आसपास के बॉर्डर रहता है। इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। अब देखें अगर कि बेल्जियम के अंदर किस तरीके से एथनिक कंपोजिशन है। एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है किस तरीके से लोग बटे हुए हैं, लैंग्वेज या किस तरीके से। देखिए बड़ा सिंपल सा है।
जो बेल्जियम का पूरा देश है वो मेजॉरिटी में 3 एरियाज में कटा हुआ है। एक है फ्लेमिश रीजन, एक है वलोनिया रीजन, ये 2 अलग हैं, और एक है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेसिकली बेल्जियम की कैपिटल है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि विच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल है। अगर आप मैप में देखें तो कैसे दिखेगा, जो ब्लू कलर का एरिया है वो फ्लेमिश वाला एरिया है, जो क्रीमिश टाइप कलर में है वो वलोनिया वाला रीजन है, जो रेड कलर का रीजन है जो ये बीच में दिख रहा है वो ब्रुसेल्स वाला रीजन है, वो ग्रीन वाला थोड़ा अलग है। अब देखिए ये जो फ्लेमिश वाला रीजन है ब्लू वाला, यहां पर आप एक चीज गौर करोगे तो ये जो ब्लू वाला रीजन है जहां पर जिसको हम फ्लेमिश रीजन बोल रहे हैं, 59% लोग डच बोलते हैं। जो ग्रीन वाला रीजन है जिसको वलोनिया का रीजन बोला गया, यहां पर करीबन 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखो तो 1% अब भी बच गया। 1% जो एरिया है वो यहां पर है, यहां पर 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, जो एक छोटा सा परसेंटेज है। तो ब्लू वाला रीजन तो फ्लेमिश रीजन है जहां 59% लोग डच कहते हैं। ग्रीन वाला रीजन वलोनिया का रीजन है जहां 40% लोग फ्रेंच कहते हैं, और 1% जर्मनी वाले लोग हैं। अब सर प्रॉब्लम है ये मिडिल वाले, जो कैपिटल है जिसका नाम था ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में पूरी कहानी उल्टी है। क्या कहानी उल्टी है सर? 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो पूरे देश के अंदर तो डच मेजॉरिटी में, डच सबसे ज्यादा है, बट कैपिटल के अंदर जो ब्रुसेल्स है वहां फ्रेंच ज्यादा है। उल्टा काम है, तो कैपिटल में फ्रेंच ज्यादा है बट ओवरऑल कंट्री में डच लोग ज्यादा है, और फ्रेंच ओवरऑल कंट्री में तो कम है बट कैपिटल रीजन में सबसे ज्यादा है। और इसी वजह से बहुत टेंशन हुआ कि पावर किसके हाथ में दी जाए। क्या सारी पावर फ्रेंच को दे दो, सारी पावर डच को दे दो, क्या करें? और इस वजह से ही हमारे बेल्जियम के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 4 बार चेंज किया गया। 4 बार अमेंड का मतलब होता है चेंज किया गया। सोचो 4 बार अमेंड किया गया। फिर जाकर कहीं बेल्जियम वालों ने एक बढ़िया सा मॉडल अप्लाई किया। अब वो मॉडल देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या मॉडल को सही किया गया। बेल्जियम का जो मॉडल था उस मॉडल को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। क्या कहते हैं सर यार? अकोमोडेशन इन बेल्जियम। एग्जाम में आने वाला एक फॉर श्योर क्वेश्चन 3 नंबर या 5 में भी कभी कभार आपके स्कूल या बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो क्या था ये बेल्जियम का अकोमोडेशन मॉडल? सर पहले तो अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? अकोमोडेशन का मतलब होता है जहां पावर को आप थोड़ा इक्वली डिवाइड करते हैं, जहां आप कोई भेदभाव नहीं करते। तो देखो कितना बढ़िया मॉडल है, हम देखते हैं एक पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स है, तो 50 पे फ्रेंच बैठेंगे, 50 पे डच बैठेंगे। सिंपल, ताकि कोई भेदभाव नहीं हो, इक्वालिटी बनी रहे। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजन। अब अगर मान लो कोई डिसीजन लेना है, तो अगर फ्रेंच ने हाँ बोला बट डच ने मना करा तो डिसीजन नहीं होगा। तो अगर डिसीजन लेना है तो दोनों की हामी होनी चाहिए, डच भी हाँ बोले, फ्रेंच भी हाँ बोले। तो देखो कितने बढ़िया बढ़िया 2 पॉइंट थे। पहला बोला फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर इक्वल, बोले कोई डिसीजन सिंगल पास नहीं कर पाएगा। थर्ड देखो, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन मोर पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी बनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब सर सेंट्रल गवर्नमेंट तो कैपिटल में रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट जैसे फ्लेमिश रीजन की, वलोनिया रीजन की, और स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई कंपेयर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वहां पर ज्यादा पावर है तो ज्यादा पावर आपको सही दिखेगी।
ब्रुसेल्स जो मैंने आपको बोला अभी कैपिटल एज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सेम फंडा कि जो ब्रुसेल्स का जो कैपिटल था वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया दोनों डच और फ्रेंच का। The French people accepted equal representation in Brussels because the Dutch people accepted equal representation in central government। दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली और एक और गवर्नमेंट बनाई गई, a third government called as community government। कम्युनिटी का मतलब होता है जो सोशल ग्रुप्स में बातचीत करती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द डच, फ्रेंच एंड द जर्मन इन चेंज ऑफ द लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशनल इश्यूज। तो छोटे छोटे गांव वगैरह होते हैं, छोटी छोटी जो जगहें होती है वहां पर एक छोटी गवर्नमेंट बनाई गई कम्युनिटी, जहां पर अगेन फ्रेंच, डच, जर्मन तीनों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो आपने एक चीज नोटिस करी, बेल्जियम मॉडल था तो कॉम्प्लेक्स, बट जो उन्होंने सॉल्यूशन निकाला वो बड़ा अच्छा निकाला। इस सॉल्यूशन से ना तो कोई हानि हुई, फ्रेंच वालों को भी राइट्स मिले, डच वालों को भी राइट्स मिले, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, सबको इक्वालिटी दी गई। इसलिए अकोमोडेशन मॉडल सबसे बढ़िया माना जाता है। बट इसी का दूसरा एग्जांपल जो कि है श्रीलंका, जो कि है श्रीलंका, वहां भी पावर शेयरिंग हुई, बट वहां कैसे हुई समझते हैं। पहले तो बेसिक चीज है, श्रीलंका एशिया के अंदर आता है, हमारा एशिया के अंदर आता है। श्रीलंका के नेबर्स की बात करें तो इंडिया, और आप बोल सकते हो मालदीव्स जो इसके ही बाजू में आते हैं। बहुत छोटा सा आइलैंड कंट्री है, आपने देखा होगा मैप के अंदर आइलैंड कंट्री है। श्रीलंका इज अ आइलैंड नेशन इन द एशियन रीजन। इट हैज अबाउट 2 crores ऑफ पॉपुलेशन, 2 करोड़ पॉपुलेशन। अच्छा, अब यहां पर कैसे डिवाइड है, जैसे बेल्जियम में देखा डच, फ्रेंच, इसी तरीके से यहां पर भी है। यहां पर करीबन 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? सिन्हाला, ये एक लैंग्वेज है। और ये लोग बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट कल्चर होता है उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म इनकी आइडियोलॉजी है। फिर 18% लोग तमिल बोलते हैं, 18% लोग तमिल बोलते हैं। इन 18% में से भी 13% अलग है, 5% अलग है। जो 13% है वो है आपके श्रीलंकन तमिल्स, और जो 5% है वो है आपके इंडियन तमिल्स। सर श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स का क्या मतलब है? इंडियन तमिल्स का मतलब है वो लोग जो पैदा तो इंडिया में हुए बट रहे श्रीलंका में रहेंगे। श्रीलंकन तमिल्स जो पैदा भी श्रीलंका में हुए और रहे भी श्रीलंका में ही रह गए, और बाकी जो 8 या 7-8% ले गए वो फिर अलग लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो 74% सिन्हाला है, 18% तमिल है और 7 से 8% लोग अलग है। अब देखिए ये लोग कैसे पावर को डिवाइड करते हैं, क्या ये भी इक्वालिटी करते हैं बेल्जियम जैसे, या इनका मॉडल थोड़ा सा अलग है। देखिए पहले तो the major social group are the Sinhala 74%, Tamil 18%. The Tamils are of 2. The native Tamils are called as Sri Lankan Tamils 13%. Native का मतलब ये होता है जो वहीं रहते हैं और वहीं पैदा हुए। The other Tamils are Indian Tamils. वो plantation worker came to India during colonial time, जो 5 या 6% के आसपास है। Most of the Sinhala speaking are Buddhist, while Tamils are Hindu and Muslim. जो सिन्हालास है वो बुद्धिस्ट है और जो तमिल्स है वो ज्यादातर हिंदू या मुस्लिम कल्चर को बिलोंग करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये लोग कैसे पावर को डिवाइड करते हैं? यहां पर तो सिन्हाला मेजॉरिटी में है, तमिल माइनॉरिटी में है, तो क्या करेंगे? श्रीलंका मॉडल और बेल्जियम मॉडल में बस एक ही फर्क है, जहां बेल्जियम ने इक्वालिटी पे फोकस किया वहीं श्रीलंका ने मेजॉरिटी पे फोकस किया। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बोला कि हम सिन्हाला को मेजर मानेंगे, वो सारी पावर दे दी श्रीलंकन सिन्हालीस को, जो सिन्हालास है उनको दे दी। और जब आप पावर एक कम्युनिटी को दे देते हो ना, तो दूसरी कम्युनिटी ऑटोमेटिकली फील करती है कि यार हमारा देश हमारे साथ ही नहीं खड़ा है,
और अल्टीमेटली यहां पर प्रॉब्लम आती है डिस्क्रिमिनेशन की, कि तमिल्स को लगेगा कि सिन्हालाज हमसे ज्यादा फेवर्ड किए जा रहे हैं, हमें कम फेवर किया जा रहा है, और अल्टीमेटली इसमें राइज होते हैं प्रोटेस्ट, वॉर, और फिर आप जानते ही हैं कि देश बर्बाद हो जाता है। तो देखें श्रीलंका के अंदर जो मॉडल अप्लाई किया गया, श्रीलंकन मॉडल का नाम है मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका, क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी को सपोर्ट किया। कौन सी? सिन्हाला। अब आप देखो क्या क्या हुआ श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री इन 48, जस्ट इंडिया के 1 साल बाद। देखो सबसे पहले चीज, इन द ईयर 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। गवर्नमेंट ने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया कि पूरी तरीके से वो लैंग्वेज पूरे देश के अंदर लागू कर दी जाएगी। फिर देखो, द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड डोमिनेट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट and denied equal political rights for minority। सिंपल, सिन्हालास को पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा भाव दिया जा रहा था, इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा भाव दिया जा रहा था। वहीं जो तमिल्स थे, माइनॉरिटी थे, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। दे वर डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जहां सिन्हाला तमिल्स को ज्यादा मार्क्स ला के पास होना पड़ता था, वहीं जो सिन्हालीस थे उन्हें कम मार्क्स लाकर भी पास कर दिया जाता था। ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। अल्टीमेटली इसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन की वजह से तनाव बढ़े, प्रोटेस्ट हुए बिटवीन द सिन्हालास एंड द तमिल्स। तमिल ने क्या डिमांड करी? अब देखो तमिल क्या डिमांड करेगा। तमिल बोलेगा हमें इक्वल राइट्स चाहिए, हमें सब इक्वल करो, अपॉर्चुनिटीज इक्वल दो, जॉब अपॉर्चुनिटीज इक्वल दो, सब इक्वल दो। और अगर ये भी नहीं दे सकते तो एक काम करो, हमारे लिए एक अलग कंट्री बनाना, हम श्रीलंका के अंदर ही एक अलग जगह लड़ेंगे। यानी आप पूरे देश के अंदर सिन्हाला चलाओ, हम एक छोटे से देश में तमिल चला लेंगे। तो देखो क्या करा इन्होंने, दे डिमांडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन। ऑफिशियल लैंग्वेज बोला कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। रीजनल ऑटोनॉमी, कि हमारा एक अलग से रीजन बना दो। इन द श्रीलंका जब स्टार्टेड पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, सब किया इन्होंने। एंड डिमांडेड फॉर द सेपरेट स्टेट इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट कॉल्ड एज तमिल एलाम। ये इंपॉर्टेंट है। तमिल एलाम का मतलब होता है एक सेपरेट कंट्री, सेपरेट स्टेट इन द नदर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट। जो किसने डिमांड करी थी सर? तमिल्स ने। बोला था हमें अलग कंट्री दे दो, तब जाकर हम काम होगा। ये गवर्नमेंट ने इनकी बात नहीं मानी। अल्टीमेटली जो होता ही है वो हुआ सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब होता है जब एक देश के लोग ही आपस में लड़ना चालू करते, इंटरनल वॉर। और आपने खुद देखा कि जब हम मेजॉरिटी को पावर देते हैं, जब हम मेजॉरिटी को पावर देते हैं तो माइनॉरिटी हमेशा डिस्क्रिमिनेटेड फील करती है, जैसे तमिल्स ने फील किया। और अगर आप उनके हक के लिए नहीं लड़ोगे तो अल्टीमेटली आपके देश में सिविल वॉर होगा। और जानकर हैरानी होगी यार, 26 साल तक ये वॉर चला था। 26 लॉन्ग इयर्स। इन 26 लॉन्ग इयर्स के अंदर श्रीलंकन इकोनॉमी खराब हुई, श्रीलंका के अंदर बहुत सारे तनाव आए। तो देखा आपने दो मॉडल, एक था मेजॉरिटिज्म मॉडल, एक था अकोमोडेशन मॉडल। मेजॉरिटिज्म श्रीलंका में, अकोमोडेशन बेल्जियम में। सबसे अच्छा था अकोमोडेशन, जहां पावर को आपने इक्वल डिवाइड किया। तो ये दोनों केस स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल या व्हाई इज पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंपल है, ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। आपने देखा बेल्जियम में कि फ्रेंच को पावर देते, डच को पावर देते, इक्वल किया तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। पावर शेयरिंग इंश्योर्स द स्टेबिलिटी। देखो बेल्जियम में कितनी स्टेबिलिटी हुई जब आपने पावर को इक्वली डिवाइड किया। पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एसेंस है, डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल गवर्नमेंट, इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन सिस्टम। पावर शेयरिंग का यही मतलब बता रहा है कि डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर जो लोग हैं उनके पास पावर है कि वो मेजॉरिटी में आ सकते हैं। फिर इसी में हम ये भी देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग के दो रीजंस, एक को हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन और दूसरे को हम बोलते हैं मॉरल रीजंस। एक को बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन, एक को बोलते हैं मॉरल रीजन। देखो बड़े सिंपल, प्रूडेंशियल रीजन में सोशल कॉन्फ्लिक्ट खत्म होंगे अगर आप पावर करोगे।
ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स वायलेंस करते हैं और इंस्टेबिलिटी लेके आते हैं। ये पावर शेयरिंग से स्टेबिलिटी आएगी पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर, और अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करोगे तो इंस्टेबिलिटी, जैसे श्रीलंका में आई, वॉर होगा। मॉरल रीजन, मॉरल वैल्यूज क्या है? इट इज द स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की ताकत है ये पावर शेयरिंग, इंपॉर्टेंट ताकत है। इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर्स विद दोज अफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज एंड अफेक्ट्स। क्या मतलब है सर इसका? डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब है पावर उनके बीच में डिवाइड करना जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, जैसे सोशल ग्रुप, माइनॉरिटीज, जो छोटी छोटी कास्ट होती है, ट्राइबल्स होते हैं। पीपल हैव द राइट टू कंसल्टेड एंड हाउ दे आर गवर्न्ड। पीपल को एक राइट है, लोगों को एक राइट है कि उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रही है, किस तरीके से हमें गवर्न कर रही है। अब हमने ये तो देख लिया कि बेल्जियम की केस स्टडी क्या है, श्रीलंका की केस स्टडी क्या है। अब जो चीज है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग कितने तरह की हो सकती है। तो सर ये जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है, ये 4 नंबर का आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन सकता है, या 5 नंबर का, कि पावर शेयरिंग किस तरीके से, अलग अलग तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले 2 बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे, एक सीधी लाइन में। अब देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे एक बंदा यहां खड़ा करूं, एक यहां खड़ा करूं, एक यहां खड़ा करूं, तो तीनों में से कौन बड़ा है? सर आप बोलोगे तीनों ही इक्वल है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, और हॉरिजॉन्टल सिस्टम में सब इक्वल ही रहते हैं। तो सर ऐसी कौन सी होती है? देखो, इट टेक मेनी फॉर्म अमंग द डिफरेंट गवर्नमेंट। इसको हम बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंग, गवर्नमेंट के 3 ही अंग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जुडिशियल। बेसिक ये तीनों ही ये तीनों ही गवर्नमेंट के अंग माने जाते हैं, ऑर्गन्स माने जाते हैं। तो देखो, पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑर्गन्स सच एज लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। ये मैंने आपको दिया हुआ। अच्छा सर, इसको बोला जाता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम। इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम, क्योंकि यहां पर हर ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की चेकिंग करता है, दूसरे ऑर्गन की फंक्शनिंग को वर्क करता है। तो जैसे एक हॉरिजॉन्टल है, अब दूसरा क्या होगा? आप खुद सोचो, दूसरा होगा वर्टिकल, दूसरा होगा वर्टिकल। अब देखो, वर्टिकल पे अगर मैं पहला यहां खड़ा करूं, दूसरा यहां खड़ा करूं, तीसरा यहां खड़ा करूं, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऊपर वाला है वो ज्यादा पावरफुल, मिडिल वाला उससे कम, और लास्ट वाला सबसे कम। तो ऐसा जो होता है वो लेवल्स में होता है, डिफरेंट लेवल्स के अंदर होता है। देखो कैसे, पावर शेयरिंग विल डन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। यही कि पावर कहां से कहां जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे कम स्टेट, उससे कम लोकल। इसको बोला जाता है लेवल्स। और सर इसको एक और नाम से बोला जाता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं सर इसको? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसी के ऊपर तो आपका अगला चैप्टर भी बेस्ड है, फेडरलिज्म। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप लेवल्स में डिवाइड करते हो, जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। फॉर एग्जांपल सेंट्रल पावर्स और यूनियन पावर्स, वही जैसे मैंने आपको बताया। तो पहला देखा हॉरिजॉन्टल, जहां ऑर्गन्स में डिवाइड करा। दूसरा देखा वर्टिकल, जो लेवल्स में डिवाइड किया। अब थर्ड होता है बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स यानी एससी, एसटी, ओबीसी, ट्राइबल्स, दलित्स, ये जो छोटी छोटी माइनॉरिटीज होती है, इसको बोलते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। सर ये याद आ रहा है कम्युनिटी गवर्नमेंट, हाँ बेल्जियम में देखा अभी। बेल्जियम का लास्ट पॉइंट यही था ना कि एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसका नाम कम्युनिटी गवर्नमेंट रखा था। तो देखो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। देखो फॉर एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। और इसका एक और नाम भी हम बोल सकते हैं रिजर्वेशन। जैसे हमारे भारत देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, दलित्स, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको एक अच्छा रिजर्वेशन दिया हुआ है पावर्स के टर्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है
अमंग दी पॉलिटिकल पार्टीज। पहला ऑर्गन्स में देखा, दूसरा लेवल्स में देखा, तीसरा ग्रुप्स में देखा, लास्ट है बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। सर क्या पार्टीज भी आपस में पावर डिवाइड करती है? तो आंसर है हाँ। कैसे करती है सर? मान लो एक पार्टी है जैसे बीजेपी, अब उसको पावर नहीं मिल पा रही है, उसको ज्यादा सीट्स नहीं मिल पा रही है, तो पता है बीजेपी क्या करेगी? जो छोटी छोटी पार्टीज होती है, जो छोटी छोटी अदर्स वाली कैटेगरी में हम जिसको डालते हैं, इन छोटी छोटी पार्टीज को बीजेपी ज्वाइन कर लेगी। ये छोटी छोटी पार्टीज बीजेपी को ज्वाइन कर लेगी। इन छोटी छोटी पार्टीज का क्या फायदा होगा सर? फायदा ये होगा कि इनको एक बड़ा नाम मिल जाएगा। और बीजेपी का क्या फायदा होगा? बीजेपी को एक्सेस पावर मिल जाएगी, सीट्स मिल जाएगी। तो जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ ऐसे टीम बनाती है पावर शेयर करने के लिए, इसको बोला जाता है सिविक्स में कोएलिशन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं सर? कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन का मतलब ये होता है व्हेन अ पॉलिटिकल पार्टी मर्ज और मेक अ टीम विद अदर स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज। इसको हिंदी में हम बोलते हैं गठबंधन सरकार। जैसे बीजेपी का कोएलिशन का नाम रखा गया है सर एनडीए। आप कभी गूगल करना, आपको पता चलेगा एनडीए, दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या बोलते हैं सर? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस का मतलब ही होता है टीम। तो देखो, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल कोएलिशन गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हमने 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखे। तो इस चैप्टर में बेल्जियम की केस स्टडी, श्रीलंका की केस स्टडी, पावर शेयरिंग के रीजंस और 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इस तरीके से हमारा ये सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर की जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएंगे। मिलते हैं हम आपको फेडरलिज्म चैप्टर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।